हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 जूलॉजी जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिस्कशन का। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन अकर इन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो ह्यूमन में कहां पर होता है, तो ये आपका होता है फेलोपियन ट्यूब में। आप देखिए जरा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहां पर जो है ये आपका यूटरस है, ठीक है। ये आपकी ओवरी है और ओवरी से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। ये जो यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको फिमरी बोलते हैं, और ये जो ओवम रिलीज होता है उसको अंदर फेलोपियन ट्यूब में ले जाने के हेल्प करती हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब विच कनेक्ट द ओवरीज टू द यूटरस। जो ओवरी को यूटरस से कनेक्ट करने का काम करती हैं, क्योंकि इन दोनों के ये एक एज ए मीडियम या पाथ प्रोवाइड कराती है। इससे ओवम यहाँ ओवरी से रिलीज हो रहा है और ये फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ जाकर के कहाँ, यूटरस में इम्प्लांट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रीशन फॉर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो मेल में पाई जाती हैं वो सेक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं किस चीज के लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में। पहला है अट्रैक्टिंग स्पर्म, स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, इनहिबिटिंग स्पर्म एक्टिविटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट्स ए मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड that play a key role in sperm health and fertility। जो स्पर्म की हेल्थ को मेंटेन करता है और फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करेगा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं। द प्रोस्टेट सेक्रीशन कंटेंट, उसमें होता है जिंक, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट और कुछ एंजाइम्स होते हैं। द प्रोस्टेट सेक्रीशन मेक अप टू 20 to 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन। जो सीमेन है टोटल, उसका जो 20 से 30% वॉल्यूम है वो आपका प्रोस्टेट सेक्रेशन होता है। यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर ये पीछे बैकग्राउंड में ये ग्लैंड दिख रही है ब्राउन कलर की, ये आपकी ग्लैंड होती है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कई बार एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल में कितनी होती है, तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कितनी है, तो 2 हैं और ये दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो द प्रोस्टेट सेक्रीशन इंप्रूव स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। द प्रोस्टेट सेक्रीशन कंटेन एंजाइम दैट लिक्विफाई द सीमेन, जिससे क्या होगा, जो उसमें एंजाइम्स होते हैं वो सीमेन को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखते हैं। विच हेल्प स्पर्म मूव, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है वो आसानी से पाथ में मूव कर पाते हैं। प्रोटेक्ट स्पर्म वायबिलिटी, स्पर्म की वायबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीशन इंक्रीज द पीएच ऑफ वेजाइनल कैनाल, जब जो स्पर्म जो है वो फीमेल के वेजाइना कैनाल में रिलीज कर दिए जाते हैं तो वहां का पीएच जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो वहां पर आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। तो कह रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो यूज किए जाते हैं, आई पिल वगैरह जैसे हो गए, तो ये कब फायदेमंद होंगे, कि कितने समय के अंदर अंदर इसको और किस प्रोसेस के बाद में यूज किया जाए। तो 3 ऑप्शन आपके मेनली है और 4 जो है इसमें आप मानेंगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 72 आवर ऑफ कॉइटस, 72 आवर ऑफ ओवुलेशन, 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मोर देन दी वन अबव। तो कॉइटस जो टर्म जो यहाँ पे दे दिया है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो टर्म को कॉइटस नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जब मतलब जो फर्टिलाइजेशन ना कह करके उसको हम बोलेंगे कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्स हुआ हो, उसके 72 आवर के अंदर अंदर ही जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करना जो है वो फायदेमंद होता है। उसके बाद जो है वो इसका यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी हैं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ECPs भी बोलते हैं, आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर
अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि जिसमें जो कॉन्डम्स वगैरह यूज ना किए गए, अगर उस तरह से अगर कोई सेक्स किया जा रहा है तो उसको अनप्रोटेक्टिव सेक्स के कंडीशन में रखा जाता है, आइडियली विद इन 24 आवर। तो होता क्या है कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स के 24 आवर के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से 24 आवर के अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर आप 72 आवर के अंदर अंदर भी ले रहे हैं उस पिल को, तो वो इफेक्ट करेगी, लेकिन थोड़ा इफेक्ट उसका कम होता है। लेकिन अगर आपने 96 आवर के बाद उसको लिया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आगे देखिए, दे कैन स्टिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ, स्टिल मतलब अगर 24 के अंदर ले लिया तब भी ठीक है, अगर 72 के अंदर ले लिया फिर भी वो प्रिवेंट कर देंगे प्रेगनेंसी इफ टेकन अप टू 72 आवर आफ्टर सेक्स, बट आर नॉट इफेक्टिव आफ्टर 96 आवर। लेकिन अगर आप 96 आवर के बाद अगर आईपिल या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है अगर वो ले रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। ECPs work by delaying the release of an egg from the ovary until sperm are no longer active। होता क्या है कि मान लो मेल ने क्या किया, अपना सीमेन जो है वो फीमेल के वेजाइनल पार्ट में रिलीज कर दिया, तो अगर स्पर्म तो है लेकिन अगर ओवम नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, अगर जायगोट नहीं बनेगा तो बेबी की बर्थ नहीं होगी। तो होता क्या है कि जो ECPs यानी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, स्पर्म तो ओवरी में मतलब उसके क्या नाम है वेजाइनल पाथ में रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसने क्या किया, जो ओवम रिलीज था ओवरी से उसको डिले करा दिया। तो जब ओवम का रिलीज ओवरी से डिले हो जाएगा या एग का रिलीज डिले हो जाएगा तो टाइम दोनों का सेम नहीं होगा, ना स्पर्म ओवम से मैच कर पाएगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से जो ओवम का डिले है रिलीज का, वो करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो अपना वर्क करती है। इफ टेकन करेक्टली ECPs आर 98% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन अंडर 70 kg। तो यानी कि जो फीमेल 70 kg के अंदर अंदर होती हैं, अगर वो सही समय पर ECPs का यूज करेंगे तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो उसको कम करता है। इफ यू वेट मोर देन 70 kg यू शुड यूजिंग ए कॉपर IUD इंस्टीड एज इट इज मोर इफेक्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्शन के कई और सारे भी मेथड होते हैं, तो उसमें एक IUD होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो कॉपर IUD का यूज करते हैं अगर जिन फीमेल्स का वेट जो है वो 70 kg के ऊपर है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि अगली बार पूछ ले आपसे इस तरह से क्वेश्चन कि अगर किसी फीमेल का वेट जो है वो 70 kg से अपर है तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, कॉपर IUD जो है वो मोर इफेक्टिव होता है इस केस में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा ए ऑप्शन, 72 आवर ऑफ कोइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो जैसे आपको पता है कि जो एड्स डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, और जिन इंडिविजुअल में एड्स हुआ रहेगा तो आप उनको देख करके नहीं बता पाएंगे या उनके सेक्स ऑर्गन पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जो जाना चाहिए वो आपका बी जाएगा, डज नॉट अफेक्ट पूछा था, तो ये आपके सेक्स ऑर्गन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एड्स कंडीशन में। इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो केवल वीकेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सिफिलिस है और गोनोरिया है। तो सिफिलिस और गोनोरिया ऐसे दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिसमें आपके सेक्स ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड होते हैं। तो सिफिलिस इज ए बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज है दैट कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर, जिसे हम लोग प्रिवेंट रोक सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। इट्स कॉज बाय द बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये अब कई बार क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि किस बैक्टीरिया के द्वारा सिफिलिस डिजीज कॉज हो रही है। तो बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्रॉम ए प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस। ये इन कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया हो तब भी ये ट्रांसफर हो सकता है, और जो मदर अगर ये बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है तो उसकी फीटस में भी होने के चांसेस रहते हैं। वहीं जो आपका गोनेरिया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। गोनेरिया आल्सो नोन एज द क्लैप, इसको द क्लैप डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि ये STI डिजीज है कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, तो ये इसके द्वारा, इस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। दोनों ही जो है सिफिलिस और गोनोरिया ये बैक्टीरियल डिजीज है, और जो एड्स जो है ये आपकी वायरस डिजीज है, ये HIV वायरस द्वारा कॉज होती है। इट कैन इन्फेक्ट द जेनाइटल रेक्टम, थ्रोट, माउथ एंड आई। तो ये जेनाइटल रेक्टम, यहाँ पे देखिए जैसे आपको इमेज दिखा दिया, तो ये जेनाइटल पार्ट हो गया,
माउथ हो गया, ये आपका लेग्स हो गया, तो इन सारे पार्ट्स को इफेक्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बोला गया है condoms are one of the most popular contraceptives because of which of the following reason। नीचे रीजंस दिए गए हैं और बोला गया है कि बताइए किन रीजन की वजह से जो है वो कॉन्डोम्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। तो दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन। अब देखिए यहाँ पे साइंटिफिक टर्म यूज किया जिसका नाम है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब समझ लीजिए। तो इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस of introducing sperm into a female or hermaphrodite reproductive system to fertilize an egg। अगर स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया यानी कि फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिया गया तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, इंसेमिनेशन। तो हाँ ये पता है कि ये एज ए के बैरियर की तरह वर्क करता है और ये स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। ये कॉइटल एक्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। These help in reducing the risk of STD। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनको रोकने में भी हेल्प करते हैं। तो इसके जो है लगभग सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर जाना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जब हम कभी इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो जब भी कभी बात आती है वैक्सीन की तो हमें याद आएगा एक महान साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनका नाम, इसका ऑप्शन जाना चाहिए एडवर्ड जेनर। और इस इमेज में जो है वो आप एडवर्ड जेनर को देख पा रहे हैं। तो हम जरा वैक्सीन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो द टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम है एडवर्ड जेनर 1796। Jenner was the first to create a successful vaccine which was used to prevent smallpox। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी और किस चीज के लिए बनी थी, तो पहली वैक्सीन जो है वो बनी थी आपकी स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। और बनाई थी किसने, जेनर ने। द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका। जो इसका टर्म है वैक्सीन में जो आपका VACC आ रहा है ये वैका से लिया गया है और वैका मतलब होता है काऊ। तो ये क्या करते थे कि जो काउस थी, काउ के स्किन पर जो कुछ फोड़े हो गए थे उनमें से जो पस लेकर के या जो फ्लूइड है उसको लेकर के इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। तो इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया था वैका। वैका मतलब होता है काउ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है हशीश, गांजा, चरस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो हशीश, गांजा, चरस जो है ये आपके ऑब्टेन किए जाते हैं कैनाबिलिस सटाइवा से। किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैनाबिलिस सटाइवा। यहाँ आप देखिए एक इमेज में आप देख पा रहे हैं ये आपका दिख रहा है कैनाबिलिस सटाइवा। और ये आप देखेंगे बरसात सीजन के बाद आपको जनरली ये आपको देखने को मिल जाएगा रोड के किनारे। तो ये एक मान लीजिए जो मतलब उगाया भी जाता है, बहुत से लोग इसको उगाते भी हैं और ये रोड के किनारे आपको नेचुरली भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे दो और मेडिसिनल प्लांट दिए गए हैं। एक नाम है जिसका रवल्फिया सर्पेंटाइना और दूसरा है आपका पेपर सोमनीफेरम। तो रवल्फिया एक एल्कोलाइड रिलीज करता है जो बिलोंग करेगा जनरल क्लास ऑफ मेडिसिन जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो इसको नाम दिया जाता है क्या, एंटी हाइपरटेंसिव्स। दे आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, या हाइपरटेंसिव का मतलब ही हो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर एड टू वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज। होता क्या है कि जब बीपी बढ़ा होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, जब यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये इसकी वॉल पर क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो इसकी जो वॉल पर जब प्रेशर पड़ेगा तो कुछ समय बाद जो है वो ये आर्टरीज है और ये काम करना सही से बंद कर देती हैं। तो इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ए लॉन्ग टाइम द हार्ट एंड आर्टरीज मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। उस कंडीशन में जो है वो हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो प्रॉपरली, सॉरी वेन्स नहीं, स्पेशली आर्टरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं। पेपर सोमनीफेरम आल्सो नोन एज ब्रेड सीड पॉपी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेपर सोमनीफेरम जो है इसे ब्रेड सीड पॉपी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने इस तरह से देखा होगा, ये इमेज है, इसको अफीम भी बोला जाता है, ठीक है। हैज मेनी यूज इंक्लूडिंग, इसके कई सारे यूज हैं जो यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चर, ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इट्स सीड, ओपियम एंड अदर एल्कोलाइड। जब इसको लार्ज कल्चर पे यूज किया जाता है तो इसके सीड और अदर एल्कोलाइड्स को जो है वो यूज किया जाता है
एग्रीकल्चर की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन इसके एग्रीकल्चर करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल इसमें यूज है। The opium is used by pharmaceutical industry and other alkaloid are processing into drug like hydrocodone and oxycodone। तो इसके द्वारा ड्रग्स भी बनाए जाते हैं जैसे हाइड्रोकोडोन एंड ऑक्सीकोडोन। तो इसका फार्मास्यूटिकल भी यूज है। ऑर्नामेंटल है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पेपर सोमनीफेरम इज प्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। तो इसको सजावट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 बीघा में उगा दिया इसको। पहली बात तो ये कि आपको इसका सीड मिलने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज किया जाता है। और पॉपी सीड ऑयल भी निकाला जाता है, यूज्ड फॉर कुकिंग, मॉइस्चरिंग स्किन एंड मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, वार्निसेस एंड सोप। तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, अफीम। अब देखिए इसको होता क्या है कि जो चरस वगैरह और जो इस तरह की चीजें हैं, चरस नहीं, जो आपका अफीम है, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसका जो ये होता है, बल्ब होता है, इस पर कट लगा देते हैं। जब कट लगा देते हैं तो यहाँ से ये मिल्की जो है वो एल्कलॉइड रिलीज होता है। इसको बाद में स्कैल्पर की हेल्प से कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इसको प्रोसेस करके ड्रग्स बनाने का काम किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, हशीश, गांजा और चरस जो है वो आपका कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो कैंसर होता क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। जब अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कैंसर। या हम कहें कि अनकंट्रोल्ड जब सेल डिवीजन होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, बी ऑप्शन, अनकंट्रोल्ड, सॉरी बी नहीं, इसका आपका जाना चाहिए सी ऑप्शन, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जो है वही क्या है, कैंसर का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय। तो एड्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हो सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल एक ऐसा है जिसको एड्स पहले से हो रखा है, यानी कि उसकी बॉडी में HIV वायरस है, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे इंडिविजुअल को चढ़ा दिया जाएगा तो दूसरे इंडिविजुअल को भी एड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है। और अगर कोई मदर जो है अगर उसको एड्स हो रखा है तो उसके बच्चे में भी एड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। तो हमें पता है कि जो हमारे IgG होती है वो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका IgG जाएगा। अब हम कुछ और एंटीबॉडी हैं, टोटल एंटीबॉडी 5 होती है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल एंटीबॉडीज जो वो 5 प्रकार की है। एंटीबॉडीज बोले या फिर इनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोले, दोनों की बात एक ही होती है। ये वाई शेप्ड प्रोटीन होती है दैट रिकॉग्नाइज यूनिक मार्कर या फिर कहें एंटीजन या पैथोजन, ये इनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IgA के बारे में। तो जितने भी हमारे बॉडी के सेक्रीशन होते हैं, जैसे आपका म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया है, जो फीमेल्स में क्लोस्ट्रम जो उनका मिल्क होता है उसको क्लोस्ट्रम बोल रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी को फीड किया जाता है, तो उसमें ये सारे IgA पाया जाता है। ये क्या करते हैं, पैथोजन को टैग करेंगे, यानी कि पैथोजन को कैप्चर करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। IgD की बात करते हैं तो ये बी सेल की सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ IgM। IgE की बात करते हैं तो IgE जो है वो एलर्जी कंडीशन में रिलीज होता है। ये बाइंड करता है मास्ट सेल के साथ और बेसोफिल के साथ में और एलर्जी एंड एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। IgG जो है ये आपका बाइंड्स करता है फेगोसाइटोस्ट मेन ब्लड एंटीबॉडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, A। IgM की बात करते हैं तो IgM जो है वो आपका पेंटामेरिक होता है, यानी कि 5 मोनोमेरिक IgM मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना रही होती है। ये फिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट मेन एंटीबॉडी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमारा 3 तरह का होता है, उसमें से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, बी सेल रिसेप्टर, इम्यून मेमोरी, इम्यून सिस्टम मेमोरी, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5 तरह के एंटीबॉडी, उनका क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, कि टाइफाइड फीवर जो है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ट्रिपोनिमा, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये जो है ये सिफिलिस डिजीज कॉज करता है। क्या डिजीज कॉज करता है, सिफिलिस। वहीं जो है वो आपका दूसरा है साल्मोनेला
इसका फुल फॉर्म होता है साल्मोनेला टाइफी। ये आपका डिजीज कॉज करता है टाइफाइड फीवर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। वहीं जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है ये आपका निमोनिया कॉज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई। जो मलेरिया है वो ट्रांसमिटेड होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा, क्योंकि इनको जो अपने एग होते हैं उनको सेकने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वही केवल ब्लड सक करते हैं। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करता है, वो हमेशा नेक्टर और इन सब चीजों पे फीड करता है। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है डिफॉरेस्टेशन कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ कि जब आप जंगलों को काट दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या चीज हो रही है। तो नॉइज पॉल्यूशन को रोकता है मतलब फॉरेस्ट, लेकिन प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है, या उसकी वजह से होगा नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपका जाना चाहिए सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल इरोजन है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है, इनमें से इन सीटू मेथड कौन सा है कंजर्वेशन का। तो कंजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर कोई चीज अपने नेटिव प्लेस पर रह करके अगर उसे कंजर्व किया जाता है तो उसे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन नाम देते हैं। अगर वही चीज दूसरी जगह जाके कंजर्व की जा रही है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन में आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सारे आपके इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल होते हैं। वहीं जो आपका जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल पार्क, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन है। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें आपका नेशनल पार्क दिया है, तो नेशनल पार्क जो है वो एक इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, बोटेनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, ये दोनों ही आपके क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन के पार्ट हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज। जो वाइल्ड लाइफ है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज हो रही है, उनके नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। व्हाट इज द मेन रीजन, इसका मेन रीजन क्या है। तो जो जो वाइल्ड लाइफ होता है अगर उनके हैबिटाट को डिस्ट्रक्ट किया जाए जिससे उनके नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटाट। वैसे ऑप्शन तो आपकी ये भी है, लेकिन सबसे सटीक रीजन जो है वो आयोग ने जो इसका आंसर दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है उनका नंबर डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इंडिया को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ऊपर सबसे रीजन है, इसको आपको बोलते हैं हिमालयाज रीजन। जो आपका इधर साइड में रीजन है इसको बोल रहे हैं आपका इंडो बर्मा रीजन। और ये आपका जो हो गया ग्रीन कलर से यहाँ दिखाया गया है ये आपका हो गया था वेस्टर्न घाट। और यहाँ पर जो आपका इस फिगर में दिया हुआ है ये आपका हो गया सुंदरलैंड, तो यहाँ संडरलैंड, ये ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ईस्टर्न हिमालय गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन जो है वो आपका हॉटस्पॉट नहीं है, तो ये आंसर जो है वो गलत हो गया। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, हिमालय ईस्टर्न है या वेस्टर्न है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो ईस्टर्न हिमालय इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये होगा। नेक्स्ट आपका देखिए ट्रांस हिमालय एंड डेक्कन पेनिसुला, तो डेक्कन पेनिसुला जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय जो है ये मेजर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है ओजोन डिप्लीशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। जो ओजोन लेयर होती है उसका डिप्लीशन जो होता है वो मेनली जो यहाँ पे CFC गैसेज है, यानी कि फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से इसका जो है डिप्लीशन हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। इसके अलावा कई और गैसेस भी हैं जो यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम कर रही हैं, जैसे आपका हो गया HCFCs, हेलोन, मेथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जो है इनकी वजह से भी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहेंस्ड बाय एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है उसका रेट बढ़ जाता है, या फिर बोले कि जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिड रेन की वजह से हो रही है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है या एनवायरमेंटल लॉ के जो फादर है वो कौन है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RD मिश्रा, या फिर बोले इनको रामदेव मिश्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो ये है RD
मिश्रा जिनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। तो रामदेव मिश्रा या फिर आर डी मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ही वाज एन इकोलॉजिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट बाइबल सेंटर फॉर इकोलॉजी इन इंडिया at the botanical department of BHU. He also established a school of ecology in Sagar, Madhya Pradesh. In 1956, Misra founded the International Society for Tropical Ecology. और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो अगर इंडियन पूछा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी तो आपके रामदेव मिश्रा हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, ठीक है, इंडियन अगर लगाते तो आर डी मिश्रा हो गए। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज्ड, कि स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या प्रपोज्ड किया। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज्ड किया था सेल थ्योरी। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो सेल डॉक्ट्राइन होता है। तो पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि दोनों थे कौन, ठीक है, उसके बाद में हम समझेंगे कि थ्योरी में क्या कहा गया था। तो थियोडर स्वान एंड मैथियास स्वाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और दूसरे थे इंग्लिश जूलॉजिस्ट। यहाँ पे जो स्वान जो है ये बॉटनिस्ट हैं और जो स्लाइडन है ये आपके जूलॉजिस्ट हैं। फॉर्मली आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट इन 1839। इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था सेल थ्योरी ये 1839 में दिया था। और इस थ्योरी में क्या कहा गया था, तो सेल डॉक्ट्राइन, इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है या फिर इसको सेल थ्योरी कहते हैं, इज ए साइंटिफिक थ्योरी दैट स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इसके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं एंड दैट सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हम एक सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वही उन्होंने कहा था। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये पॉइंट इन्होंने दिया। उसके अलावा दिया कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इन्होंने सेल थ्योरी में बताया था। लेकिन इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने ये 4 पॉइंट के अलावा 5th पॉइंट एक और जोड़ा। इन्होंने कहा कि जो सेल आज दिखाई दे रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हुई है, ऑरिजिनेट हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला आइडिया दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो अगर आपसे ये टर्म जो है कई एग्जाम में पूछा भी गया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है वो सेल थ्योरी में किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 1855 में रुडोल्फ वर्चाउ द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी या फिर सेल डॉक्ट्राइन बोलते हैं जिसे। इसमें से एक जो है वो आपके बॉटनिस्ट हैं, स्वान जो है वो आपके बॉटनिस्ट हैं और स्लाइडन जो है वो आपके जूलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोलिपिड। तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड भी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक पाथवे होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कैंसर सेल कैन इजिली बी डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर। जो कैंसरस सेल होती है वो रेडिएशन से इजिली डैमेज हो सकती है क्योंकि ये रैपिड डिवीजन इनके अंदर होता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो अंडरगोज रैपिड डिवीजन। कैंसर में स्टारवेशन तो है नहीं, अगर स्टारवेशन होगी तो कैंसर सेल ग्रो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, स्टारवेड ऑन म्यूटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा क्योंकि ये डैमेज हो सकती है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस फेज में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो जो मियोसिस होता है उसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जैसे आपको पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसको कर देंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी के बाद जब दूसरी फेज जाएगी तो उसमें आप बोलते हैं प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। जो प्रोफेज फर्स्ट होती है इसको फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो वहां पर जो आपकी स्टेज का नाम है पैकेटीन, तो पैकेटीन स्टेज जो है वो प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड फेज होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन। पैकेटीन में आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो किस फेज में बनता है,
तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द जाइगोटीन फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि जो आपकी सेकेंड फेज है प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन फेज, उसमें बनता है क्या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस इट इज फुली फॉर्म इन द पैकेटिन स्टेज। बनना स्टार्ट होता है जाइगोटीन में, लेकिन फुली फॉर्म कब हो जाता है? पैकेटिन स्टेज में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आरएनए लैक विच नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए डीएनए होता है और दूसरा होता है क्या? आरएनए। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होते हैं, यहाँ पर एटीजीसी ये होते हैं, और जो आरएनए होता है वहां पे क्या होता है, जो आपका टी जो होता है वो यूरेसिल में रिप्लेस हो जाता है, तो एयूजीसी। तो यहाँ पर आरएनए में क्या होता है? थायमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो उसमें बोला कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए जाएगा, आरएनए में आपका थायमिन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, जिसको हमने मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में पहले से डिस्कस करके रखा हुआ है, आप जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस चलेगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद में आपका टीसीए चलता है, और टीसीए के बाद में ईटीएस चलता है। तो जो रेस्पिरेशन का एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग नाम एटीपी देते हैं, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है यूट्रोफिकेशन इन द लेग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो एक फिनोमिना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेग्स होते हैं वहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आपका ड्यूरिंग लाइटनिंग दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू। तो ये जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो वहां पर होता है कि नाइट्रोजन को फाइनली कन्वर्ट किया जाता है किसमें? अमोनिया में। तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। द एनर्जी फ्रॉम लाइटनिंग इज इनफ टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन बॉन्ड विच अलाउ नाइट्रोजन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड precipitated in the soil through rain or snow where they can form nitrates in the soil। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन रहा है, तो यहाँ पर जब लाइटनिंग होगी तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि लैक ऑपरेंस सिस्टम की बात की गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो आपका डाइमर होता है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। जब हम लोग ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था तो वहां पर हमने कार्बोहाइड्रेट में इसको पढ़ के रखा हुआ है, आप जाकर के एक बार कार्बोहाइड्रेट की जो लेक्चर है या फिर बोलें जो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहां पर ये चीज चेक कर सकते हैं। तो जो लैक्टोज का जो हाइड्रोलिसिस होती है वो एक एंजाइम ब्रेक करता है, जिसका नाम है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है कि जो यहाँ पर लैक्टोज है इसमें आपका एक ग्लूकोज है और एक क्या है? गैलेक्टोज है। तो जो इनको ब्रेक करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मोनोमर को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। दोनों में डिफरेंस होता है कि जो यहाँ पे फोर्थ कार्बन है ये आपका ऊपर की तरफ अगर प्रेजेंट है तो आपका हो जाएगा गैलेक्टोज, और अगर ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो ये आपका हो जाएगा क्या? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक दूसरे के एनोमर होते हैं, एपीमर होते हैं फोर्थ पोजीशन पर, और जो मेनोज होता है वो आपका एपीमर होता है या वो आपका होता है सेकंड पोजीशन पर। तो ये चीज आप मेटाबॉलिज्म जो आपका बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया एक कोडॉन कंटेंस हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड। तो एक कोडॉन जो है वो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए बोला गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ही मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्यों? इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओनली फीमेल पेरेंट टेक प्लेट इन मल्टीप्लीकेशन, ये भी स्टेटमेंट इतना हद तक सही नहीं है। फिर भी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम। तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और साइटोप्लाज्म में ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है और सारे सेल ऑर्गेनल है वो हमारे मैटरनल ओरिजिन के होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो केवल फादर से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है, जो जाइगोट में पाया जा रहा है। इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर बोलें कि मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका
सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया जीन म्यूटेशन अकर एट द टाइम ऑफ। जीन म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा तब होते हैं जब डीएनए रिप्लिकेशन चल रहा होता है, तो आपका बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो टेंडम रिपीट एलिमेंट, या फिर बोले इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी एंड टी आर। इनको मिनी सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड यूनिट जो होती है वो 100 बेस पेयर्स लॉन्ग हो सकती हैं और 1 से 4 तक रिपीट होते हैं। रिपीटेड डीएनए इन जनरल टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम इन जीनोम्स, व्हाइल सैटेलाइट डीएनए is a specific type of repetitive DNA that is located in a specific region of chromosome। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट देखने को मिले, तो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन ये था कि रिपीटेटिव डीएनए लगाएंगे या फिर हम सैटेलाइट डीएनए लगाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होता है, जो VNTR होते हैं वो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी। तो जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को हम लोग जीन टैक्सी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा डिजायर इंटरेस्टेड जीन होता है उसको एक प्लाज्मिड के अंदर हम लोग इंसर्ट करा देते हैं और उसके बाद में प्लाज्मिड जो होता है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो ये एज ए टैक्सी की तरह वर्क करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं बायोलॉजिकल सीजर का काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और लगभग हर एक अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका चला जाएगा क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विद। जो पीसीआर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पीसीआर के द्वारा हम क्या करते हैं, एक डीएनए की मल्टीपल जो है वो कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉपीज बनाते हैं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन से डीएनए को हम एम्प्लीफाई करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा। देखिए कंफ्यूजन रख दिया, यहाँ पे रिप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एक ही कॉपी है उसकी हम कॉपी को बढ़ा रहे हैं, ये नेचुरल कंडीशन होता है। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जब डीएनए और आरएनए सेगमेंट को हम किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में प्रोव कर देते हैं, तो या टैग कर देते हैं, उसको कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोब नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, एपिस्टेसिस एग्जिबिट करेगा, मल्टीपल एलिलिज्म एग्जिबिट करेगा, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। जैसे आप क्या देखिए कि जो आपका IA और IO है और IB और IO है, तो इसमें क्या होता है, जो A होता है वो A के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो ये आपका हो गया किसका, डोमिनेंस का एग्जाम्पल। मल्टीपल एलिलिज्म कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर एक ही जीन के 4 हैं, A है, B है, AB है और O है, तो इसके कई एलिल होते हैं, तो इस तरह से ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल भी हो गया। और ये हो जाएगा कोडोमिनेंस भी हो जाएगा, क्योंकि A और B ब्लड ग्रुप जो है वो एक ही सेल पर एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या है, बी जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता नहीं है, कोडोमिनेंस का होता है, एपिस्टेसिस की बात यही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड बिकम क्लियरर ड्यू टू। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो ट्रेड है वो किसकी वजह से क्लियर हो पाए? तो ये मेंडल के जो वर्क था जिन्होंने ग्रीन प्लांट या ग्रीन पी पर किया था, उसकी वजह से ये सारा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्लियर हो पाया है। तो इसके जो मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस का जो लॉ था, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, तो हम उन कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे जो सीड से बेस पे थे, सीड बेसिस पर थे। तो एक था सीड का शेप और उनका जो कॉटिलेडन है उसका कलर कैसा है। तो या तो सीड जो है वो राउंड होगा या फिर कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, और जो राउंड मतलब हुआ वो सर्कल हो गया। तो वही जो आपका दूसरा कलर के बेसिस पर या तो ग्रीन होगा कॉटिलेडन का कलर, या तो फिर कैसा होगा, येलो होगा। वही जो आपका कलर है फ्लावर का वो या तो व्हाइट होगा या तो फिर कैसा होगा, वायलेट होगा। जो आपका मटर का पॉड है, पॉड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पॉड का कलर कैसा है और पॉड का शेप कैसा है। तो कलर या तो कैसा होगा, फुल होगा, या तो कहीं इसको कहीं ग्रीन होगा, या फिर कैसा होगा, येलो होगा। या जो इसका फॉर्म है या तो कंस्ट्रक्टेड होगी या फिर कैसी होगी, फुल होगी। या तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सीधी सीधी दिख रही है। कंस्ट्रक्टेड मतलब जहाँ मटर के दाने होंगे वहां पे आपको शेप दिखाई देगा। कलर हो गया ग्रीन, फॉर्म जो होगी वो कंस्ट्रक्टेड होगी या फिर फुल होगी। प्लेस, स्टेम पर जो फ्लावर है उसका प्लेस कैसा है, तो एक्सियल पॉड फ्लावरिंग अलोंग या फिर टर्मिनल पॉड फ्लावरिंग टॉप।
उसके अलावा जो साइज है कैसा होगा, वो लॉन्ग होगा, 6 से 7 फीट होगा या फिर शॉर्ट होगा। तो इस बेसिस पर उन्होंने 7 कैरेक्टर में डिवाइड किया, टोटल 4 कैरेक्टर थे, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। उसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, मेंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। तो जो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन लिंक्ड होते हैं इवोल्यूशन के साथ में। जो वेरिएशन देखने को मिलेगा तो इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। देयर इज जेनेटिक वेरिएशन विद इन दी पॉपुलेशन विच कैन बी इनहेरिटेड। जो इनहेरिटेड होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और ये बाद में जाकर के 2 अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन वाज पब्लिश्ड इन। तो ये पब्लिश हुई थी आपकी 1859 में। ये डार्विन की जो बुक थी उसका यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज लगाया हुआ है, जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी हुई थी। तो ये लंदन जॉन मुरे एलेम्ब्रेंस स्ट्रीट 1859 में उन्होंने पब्लिश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। तो इस तरह से हमने जो बीपीएससी का पार्ट 2 है उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और आप किस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहते हैं कि जिनका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको उस पेपर से रिलेटेड आपको सोल्यूशन चाहिए। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्टेड टू बायोलॉजी ओनली। बायोलॉजी के अलावा जैसे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करा दीजिए, केमिस्ट्री का करा दीजिए, तो वो अभी हमारे दायरे में नहीं है। जैसे हमारी फैकल्टी इंक्रीज करेगी तो हम आपको वो सुविधाएं भी देंगे। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।